मित्रों, गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक लड़का जिसके पास न डिग्री थी न बाप दादा की दौलत, लेकिन दिमाग ऐसा जो हर सौदे में सोना ढूंढ ले। और किसने सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट साम्राज्य खड़ा करेगा। कैसे उन्होंने जीरो से लेकर बिलियन डॉलर्स का अंपायर खड़ा किया, और कैसे उनके 2 बेटों में से एक अरबों पति बना, और कैसे दूसरा कर्ज में डूब गया। आज हम बताएंगे अंबानी एम्पायर की पूरी कहानी, शुरू से वर्तमान तक, बिना एक भी रहस्य छुपाए। He was absolutely clear that he wanted to build the world's biggest refinery. Mr. Dhirubhai Ambani, chairman of the Reliance Industries, thrilled investors with an announcement of a liberal 1-to-1 bonus offer. नमस्ते दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 में, जब गुजरात के चोरवाड़ गांव में जन्म लेते हैं धीरजलाल हीराचंद अंबानी। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक साधारण स्कूल मास्टर थे और माता जमनाबेन घर का सारा काम काज संभालती थी। उस समय घर में पैसे की बहुत कमी थी, लेकिन धीरू भाई बचपन से ही जिद्दी और व्यापारी दिमाग के थे। धीरू भाई स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ मंदिर के बाहर पकोड़े भजिया बेचते थे और ये कमाई उनके जेब खर्च और परिवार दोनों के काम आती थी। कहते हैं छोटी उम्र से ही उनके अंदर रिस्क लेने और मुनाफा कमाने का कीड़ा बैठ गया था। धीरू भाई सिर्फ 17 साल की उम्र में ही यमन देश नौकरी के लिए चले गए थे। वहां शेल ऑयल कंपनी में पेट्रोल पंप अटेंडेंट की नौकरी मिली। यहीं पर उन्होंने तेल के व्यापार, विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की चालें सीखीं। वो नौकरी से मिलने वाले पैसों से अपने छोटे छोटे व्यापार करते, जैसे सिल्वर कॉइन्स का आर्बिट्राज करना, यानी यहाँ से सस्ते में खरीदना और लोगों को ज्यादा कीमत में बेचना। यमन में रहते हुए भी उनके दिमाग में यही चल रहा था कि कब भारत लौटकर अपना काम शुरू करूं। 1955 में धीरू भाई भारत लौटते हैं और तब उनकी शादी होती है कोकिलाबेन से। फिर शादी के बाद धीरू भाई फिर से यमन चले जाते हैं अपनी पत्नी कोकिलाबेन के साथ। फिर 1957 में यमन में जन्म होता है मुकेश अंबानी का। 1958 में धीरू भाई भारत लौटते हैं और मुंबई में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू करते हैं। शुरुआत में मसाले और पॉलिस्टर यार्न का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे धीरू भाई ने इंपोर्ट और होलसेल बिजनेस में डोमिनेंस जमा ली। तब 1959 में कहानी में अनिल भाई की भी एंट्री हो जाती है। धीरू भाई का मसाले और ऊन का धंधा अच्छा चलता है, तो 1966 में धीरू भाई ने अहमदाबाद के नरोड़ा में पहला टेक्सटाइल मिल खोला, जिसको उन्होंने नाम दिया विमल, जिसमें ये कपड़े वगैरह का बिजनेस करते थे और ये देश भर में लोकप्रिय हो गया। उनका तरीका अलग था। वो गांव-गांव घूमकर खुद कपड़े बेचते और ग्राहकों से सीधा कनेक्शन बनाते। ऐसे धीरे धीरे धीरू भाई का बिजनेस बढ़ने लगा। तब 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना आईपीओ निकाला। उस वक्त ये एक क्रांति थी, क्योंकि पहली बार छोटे इन्वेस्टर्स को बड़े उद्योग में हिस्सेदारी का मौका मिला और करीब 58,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया। तब मुकेश अंबानी अमेरिका के कार्नफोलिया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए करते थे, तो 1981 में धीरू भाई ने मुकेश को इंडिया बुलाकर पाताल गंगा में पॉलिस्टर फिल्मनेट प्लांट संभालने का जिम्मा दिया। मुकेश प्रोडक्शन ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर थे। वहीं पर अनिल ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, जो फोकस फंड रेजिंग और पब्लिक रिलेशंस पर था। दोनों भाइयों की जोड़ी एकदम परफेक्ट बिजनेसमैन वाली थी। एक प्रोडक्शन मास्टरमाइंड, दूसरा फाइनेंशियल और मार्केटिंग एक्सपर्ट। धीरू भाई का एक सपना था कि जामनगर में उनके द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई जाए। In his heart, he was absolutely clear that he wanted to build the world's biggest refinery. और 1990 में जाकर ये सपना सच होता है, जब शुरुआत होती है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने की। साथ ही रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, पावर और टेलीकॉम में कदम रखा। तब मुकेश और अनिल दोनों अपने अपने रोल्स निभा रहे थे। तभी कुछ ऐसा होने लगता है जिससे दोनों भाइयों के रिश्ते के बीच दरार आने लगती है। जब अनिल अंबानी का दिल बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस टीना मुनीम पर आया। अनिल ने ठान लिया था कि उनकी शादी टीना से हो, लेकिन परिवार को टीना मुनीम का फिल्मी बैकग्राउंड और मॉडर्न लाइफस्टाइल पसंद नहीं था, तो उन्होंने टीना को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया। कोकिलाबेन और धीरू भाई दोनों चाहते थे कि अनिल किसी ट्रेडिशनल परिवार की बेटी से शादी करें, लेकिन अनिल अड़े रहे। कई साल तक टेंशन चला और आखिरकार 1991 में अनिल ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर टीना मुनीम से शादी कर ली। ये शादी अंबानी परिवार में दरार का एक कारण बनी, जिसने बाद में दोनों भाइयों के रिश्तों को और जटिल कर दिया। उसके बाद चीजें ठीक नहीं चली। दोनों भाइयों में थोड़ी बहुत कहासुनी होने लगी। तब 6 जुलाई 2002 में धीरू भाई अंबानी का निधन हो जाता है। रिलायंस एम्पायर का आधार एक बार फिर हिल गया
लेकिन धीरू भाई ने मरने से पहले ये डिसाइड नहीं किया था कि वसीयत किसको कितनी मिलेगी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में पारिवारिक तनाव बढ़ रहा था। इस दौरान अनिल ने आरोप लगाए कि मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एसेट्स को एक तरफा अपने पास कर लिया है और इन्फोकॉम, IPCL जैसी कंपनीज को रीडायरेक्ट किया, जिसका मुकेश ने भी विरोध किया, जिसका मामला कोर्ट तक गया। दरअसल मुकेश ने बोर्ड मीटिंग में एक मोशन पास कराया जिससे वो अनिल के मैनेजिंग डायरेक्टर पावर्स को ओवरराइड कर सके। अनिल ने इसे इलीगल बताया और दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हुई जो हर मीडिया न्यूज चैनल पर बस दो भाइयों की बातें। जून 2005 की एक सुबह परिवार का संघर्ष करीब 4 बजे तक चला। अंबानी परिवार के रेजिडेंस में अंततः समझौता हुआ, जिसमें कोकिलाबेन, KV कामत और मॉर्गन स्टैनली जैसे लोगों द्वारा दो भाइयों के बीच में सुलझ हुई। इन सब की साक्षी पे दो भाइयों के बीच में वसाहत का बंटवारा होता है, जिसमें मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एम्पायर का कोर और डीप कैश काउ था, ये सब मिले। और अनिल रिलायंस इन्फोकॉम टेलीकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल मिले, जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल तो थी, लेकिन फंडिंग और कंपटीशन के मोर्चे पर जोखिम भरे थे। शेयर होल्डिंग में 30% शेयर दोनों भाइयों के, 40% कोकिलाबेन के नाम। सारा मैनेजमेंट भी मुकेश अंबानी के पास केंद्रित रहा। वसाहत के बंटवारे में एक प्रॉब्लम खड़ी हुई, जिसमें मुकेश KG बेसिन के गैस फील्ड से अनिल के पावर प्रोजेक्ट्स को फिक्स्ड रेट $2.12 पर MMBTU पर गैस सप्लाई करना चाहते थे, लेकिन अनिल ने मना कर दिया, जिसके कारण ये प्रोविजन नहीं पूरी हुआ। मामला अदालत तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये गैस को स्वतंत्र प्रॉपर्टी मानी, न कि मुकेश अंबानी की पर्सनल प्रॉपर्टी। लेकिन मुकेश अंबानी का उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुकेश अंबानी ने अपना पूरा फोकस RIL पर रखा, जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोर पद मजबूत हुआ। जामनगर रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ऑयल एंड गैस एसेट्स, इन सब एसेट्स के कारण RIL ने एनर्जी सेक्टर में अपनी वैल्यू बढ़ाई। 2006 में मुकेश अंबानी द्वारा रिटेल की शुरुआत हुई। मुकेश ने 2010 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड खरीदकर जियो का ग्राउंड वर्क तैयार किया। टेलीकॉम में साइलेंट रेवोल्यूशन के लिए मंच बनाया। 27 दिसंबर 2015, एक ऐसी तारीख जिसने भारत की डिजिटल दुनिया को हिला कर रख दिया। उस दिन रिलायंस जियो का सॉफ्ट लॉन्च हुआ। Jio will change this permanently for India. सिर्फ एक दिन के लिए कंपनी ने अपने कर्मचारियों और पार्टनर्स को 4G डेटा और कॉल्स बिल्कुल मुफ्त दिए। यह कोई साधारण टेस्ट नहीं था, ये था मुकेश अंबानी का कॉन्फिडेंस। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसने आने वाले समय में पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री का नक्शा बदल दिया। और फाइनली 5 सितंबर 2016 में एंट्री होती है जियो की। Jio is dedicated to realizing our Prime Minister's vision. रिलायंस जियो ने जनता के लिए अपने दरवाजे खोले। कैमरों के सामने मुकेश अंबानी बोले, अब भारत डिजिटल ब्रॉडबैंड से भरा देश है। लॉन्च के दिन ही जियो ने डेटा फर्स्ट स्ट्रेटजी अपनाई। फ्री वॉइस कॉल्स, अल्ट्रा चीप डेटा और इतने अग्रेसिव प्लान्स की बाकी टेलीकॉम कंपनियों के पैर तले जमीन खिसक गई। इस कदम ने पूरे देश में डेटा यूसेज का विस्फोट कर दिया। मोबाइल इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंच गया। टेलीकॉम की प्राइसिंग हमेशा के लिए बदल गई और रिलायंस जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रही, यह बन गई भारत का सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम। लेकिन सबसे बड़ा दांव मुकेश अंबानी ने पैसों के खेल में लगाया। जियो को ट्रेडिशनल लोन से फंड नहीं किया गया। उन्होंने इन्वेस्टर्स को भविष्य का सपना दिखाया, आने वाले करोड़ों यूजर्स, करोड़ों ट्रांजैक्शंस और एक पूरी डिजिटल इकोनॉमी, यानी ये भविष्य के भरोसे वाला था। इसका नतीजा ये हुआ कि 3 साल के अंदर जियो के पास 400 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमिंग देश बन गया। रिलायंस की मार्केट वैल्यूएशन आसमान छूने लगी। लेकिन कहानी का दूसरा चेहरा था अनिल अंबानी। 2005 में परिवार के बंटवारे के बाद अनिल को रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल मिले। 2007 में रिलायंस कैपिटल का IPO इतना बड़ा हिट हुआ कि कंपनी HDFC जैसे दिग्गज को पीछे छोड़कर भारत की टॉप 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में गिनी जाने लगी। मगर 2008 का ग्लोबल मेल्टडाउन अनिल की किस्मत बदल गया। उनकी कंपनियां भारी कर्ज में डूब गई। गलत टाइमिंग और डेट हैवी स्ट्रेटजी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और बाकी बिजनेसेस की नींव हिला दी। 2017 से 2020 तक हालात इतने बिगड़ गए कि कोर्ट क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज तक दबाव डालने लगे। 2020 में लंदन अदालत में अनिल अंबानी ने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। 24 जून 2021 में रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने
अगला मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ऐलान किया 2016 में हमने जियो से डिजिटल डिवाइड खत्म किया, अब हम ग्रीन एनर्जी डिवाइड खत्म करेंगे और ये जामनगर में 75,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनाया जाएगा, जिसका नाम धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स होगा। ये कॉम्प्लेक्स केवल एक फैक्ट्री नहीं बल्कि भविष्य की ऊर्जा का किला होगा। मुकेश का विजन साफ था, फॉसिल फ्यूल पर आधारित विरासत से निकलकर भारत को अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी देना और 2035 तक रिलायंस को नेट जीरो कार्बन कंपनी बनाना। दूसरी ओर अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उन पर कड़ी कार्रवाई की। 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में बैन और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। उनका इल्जाम फंड डाइवर्सन का था, लेकिन असली झटका आया 2025 में, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप पर येस बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। 35 से ज्यादा जगहों पर छापे पड़े। 3,000 करोड़ के लोन्स अलेजिडली शेल कंपनीज में घुमा दिए गए। फेक बैंक गारंटीज और क्विड प्रो क्वो के सबूत सामने आने लगे। SIBI ने उनका सेटलमेंट प्ली ठुकरा दिया और ED ने फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट की रिपोर्ट तैयार कर ली। मुकेश अंबानी अब धीरे धीरे रिटायरमेंट की भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन रिलायंस जैसी साम्राज्य की सक्सेशन कोई आसान काम नहीं। उनकी तीनों संतान आकाश, अनंत और ईशा तीनों बिजनेस के बोर्ड पर है। तीनों अपने अपने सेक्टर्स संभाल रहे हैं। आकाश जियो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, ईशा रिटेल से जुड़ी है और अनंत ग्रीन एनर्जी प्लांट्स को मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस अब $250 बिलियन का साम्राज्य बन चुका है। इसका अगला लक्ष्य है ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि सब कुछ स्मूथ नहीं है। जियो और रिलायंस रिटेल के IPO का अभी इंतजार है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स जैसे डंजो फेल भी हुए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो लॉस में चले जाएंगे। वो आज गिरेंगे लेकिन कल फिर से उठ जाएंगे। ये एक बिजनेसमैन की निशानी है। तो दोस्तों, ये थी अंबानीज की कहानी है। तेज दिमाग, कैलकुलेटेड रिस्क और फ्यूचर विजन की ऑयल से टेलीकॉम, टेलीकॉम से रिटेल, रिटेल से डिजिटल और अब डिजिटल से ग्रीन एनर्जी और AI। वहीं अनिल अंबानी की कहानी है तेज शुरुआत, ऊंचाइयों पर पहुंचने का सपना, लेकिन कर्ज, गलत फैसले और कानूनी तूफानों में बर्बादी। एक भाई आज भी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे भाई कभी रिचेस्ट अंडर 40 थे, आज नेट वर्थ लगभग 0 है। एक छोटे से गांव से शुरू हुई ये कहानी की, जहां धीरूभाई अंबानी नाम का एक लड़का सपनों में आसमान को छूता था। कपड़ों की छोटी ट्रेडिंग से लेकर तेल, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल और अब ग्रीन एनर्जी तक, अंबानी नाम हर दशक में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। और यही है द एवोल्यूशन ऑफ अंबानीज। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक जय हिंद, जय भारत।